ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पार्ट 2 कार्ब धात्विक यौगिक भाग 2। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज है उसका यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने जाना था कि कार्ब धात्विक यौगिकों की खोज किस तरह से हुई, किस तरह से हम कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं, इन सब पर हमने चर्चा की थी हमारे सीरीज के पहले वीडियो कार्ब धात्विक यौगिक भाग 1 में। आइए आरंभ करते हैं कार्ब धात्विक यौगिक भाग 2। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कार्ब धात्विक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में। इन कार्ब धात्विक यौगिकों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम प्रकार का वर्गीकरण जिसके तहत हम इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सिंपल और एक मिक्स्ड। सरल कार्ब धात्विक यौगिक और मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। जो सरल कार्ब धात्विक यौगिक है, जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, उनको दो भागों में बांट सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, यानी सममित कार्ब धात्विक यौगिक और असममित कार्ब धात्विक यौगिक। दूसरे तरह का जो क्लासिफिकेशन है, जो कि धातु कार्बन बंध की जो प्रकृति है उसके आधार पर किया जाता है, तो इसमें हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं, आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक और नॉन क्लासिकल बॉन्डेड कार्ब धात्विक यौगिक। जो नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, उनको फिर दो भागों में बांट सकते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिकों के साथ जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक वर्गीकरण में वह क्लास है। दूसरा ब्रिज वाले जो एल्किल समूह है वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब इन सभी तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, जैसा हमने शुरू में बात की थी, यह दो तरह से हो सकते हैं, सरल और मिश्रित। तो पहले बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोकार्बन मूलक धातु परमाणु से जुड़ा होता है। तो एक हाइड्रोकार्बन मूलक यानी कि जो कार्बनिक समूह है वह और धातु परमाणु, इसके दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, डाईएथिल जिंक, टेट्रामेथिल सिलिएट। तो इसमें एक तो धातु का परमाणु है और दूसरा एक हाइड्रोकार्बन मूलक है। तो इस तरह के जो सरल कार्ब धात्विक यौगिक हैं, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो जो सिमेट्रिकल कार्ब धात्विक यौगिक हैं, जो सममित कार्ब धात्विक यौगिक हैं, उनके उदाहरण है टेट्राएथिल लेड, टेट्राएथिल मरकरी। और जो अनसिमेट्रिकल है उनके भी दो उदाहरण यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, एथिल फेनिल मैग्नीशियम और ब्यूटिल एथिल मरकरी। ये अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। अब बात करते हैं मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिकों, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह तथा अकार्बनिक समूह दोनों धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जो सरल कार्ब धात्विक यौगिक है, उनमें कार्बनिक समूह और धातु दोनों जुड़े होते हैं, जबकि जो मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, उनमें कार्बनिक समूह, धातु और उनके अतिरिक्त अकार्बनिक समूह भी जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए RMgX, C6H5MgBr, इनमें आप देख पाएंगे जो कि स्क्रीन पर गुलाबी रंग से प्रदर्शित किए गए कि एक कार्बनिक समूह के साथ साथ इनमें एक अकार्बनिक समूह भी उपस्थित होता है। अब जो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है, जो कि धातु और कार्बन का जो बंध बनता है
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में उनके आधार पर किया गया है। इस आधार पर ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी इनमें जो बॉन्ड होगा वह आयनिक प्रकृति का होगा। इसी तरह से सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक और नॉन क्लासिकल बॉन्डेड कार्बधात्विक यौगिक। पहले बात करते हैं आयनिक कार्बधात्विक यौगिक की। ऐसे धातु जिनकी विद्युत ऋणता अत्यंत कम होती है कार्बन के साथ आयनिक बंध बनाते हैं। अभी जो अत्यंत कम का मतलब 1.2 से भी नीचे। अतः सोडियम एवं भारी क्षार धातुओं के साथ बनने वाले कार्बधात्विक यौगिक रंगहीन, लवण समान तथा ठोस होते हैं। चूंकि इनकी बॉन्ड की प्रकृति आयनिक होती है, इसलिए यह लवण समान यानी सॉल्ट जैसे होते हैं। ये विद्युत अपघट्य होते हैं तथा इनका विद्युत अपघटन करने पर कार्बनिक मूलक एनोड पर तथा धातु कैथोड पर मुक्त होती है। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, C2H5Na gives C2H5 minus plus N। तो जो कार्बनिक जो मूलक है वह एनोड पर और धातु जो है वह कैथोड पर मुक्त होती है। आयनिक कार्बधात्विक यौगिक वायु में अस्थायी होते हैं तथा जल में शीघ्र अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यह अध्रुवीय विलायकों में विलय तथा बहुत क्रियाशील होते हैं तथा डबल डीकम्पोजिशन अभिक्रियाएं देते हैं। तो आयनिक जनरली ऐसे धातु जिनकी विद्युत ऋणता बहुत कम होगी, वह जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे तो वह सामान्यतः आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। और जो एक आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज को ये शो करेंगे। आयनिक कार्बधात्विक यौगिकों की संरचना क्रिस्टल के संकुलन के प्रकार पर निर्भर करती है। एक उदाहरण लेते हैं, जो मैग्नीशियम का डाइफेनिल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी संरचना में Mn2 प्लस आयन 2 समानांतर फेनिल आयनों के मध्य में स्थित होता है। इनका स्थायित्व कार्बनिक मूलक के स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक रेडिकल जो लगा हुआ है उसका कितना स्थायित्व है, उस पर इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का स्थायित्व निर्भर करेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि C6H5- और Na+ तथा C2H5- Na+ ऋणायनों के पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व के स्थायित्व को लेने से यह स्थायी हो जाते हैं। इन अणुओं में कार्बन परमाणु ऋणावेशित होता है और तथा जिन अणुओं में यह ऋणावेश विस्थानीकृत हो जाता है वह स्थायी हो जाते हैं। तो ऊपर जो 2 उदाहरण आप देख रहे हैं फेनिल और इथाइल आयन को, कि इनमें जो ऋण आयन है वह कार्बन एटम पर है और चूंकि कार्बन एटम है उसका पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व वो ऋण आयन ले लेता है, इस कारण से यह स्थायी हो जाते हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा इन्हें हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक अभिक्रिया यह स्क्रीन पर दर्शाई गई है। C2H5 की यौगिक भी विस्थानीकरण के कारण स्थायी हो जाते हैं। अब बात करते हैं सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिकों की। अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स तथा अधिक विद्युत ऋणी धातुएं सामान्यतः इस प्रकार के सिग्मा बंधयुक्त सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। बंध की ध्रुवीयता केवल विद्युत ऋणता के अंतर पर ही निर्भर नहीं करती, वरन यह जो धातु कक्षक है उस पर उसकी त्रिविमीय आवश्यकताएं तथा इलेक्ट्रॉन अभ्र की ध्रुवता पर भी निर्भर करती है। सिग्मा बंधयुक्त सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिकों के कुछ उदाहरण यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए हैं। सामान्यतः संक्रमण धातु इस प्रकार के यौगिक नहीं बनाते हैं, परंतु यदि कार्बनिक समूह के पास में अतिरिक्त पाई बंधयुक्त लिगैंड हो
तो संक्रमण धातु भी इस प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, जिसके दो उदाहरण आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित किए गए हैं। मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा सहसंयोजक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, वह जो आर समूह है, जो कार्बनिक समूह है, उसकी प्रकृति के साथ साथ धातु पर जो अन्य लिगेंड उपस्थित है उन पर भी निर्भर करता है। ऐसे लिगेंड जो पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं अधिक स्थायी मेटल कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बंध युक्त कार्ब धात्विक यौगिकों में कार्बनिक समूह व धातु के बीच बना बंध विद्युत ऋणता अंतर के कारण काफी आयनिक गुण भी दर्शाता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बन के बीच में, यदि इनके विद्युत ऋणताओं में ज्यादा अंतर होता है तो कई बार वह आयनिक प्रॉपर्टीज भी प्रदर्शित करता है। मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है उसका सामर्थ्य आर समूह जो ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ है उसकी प्रकृति और धातु पर जो उपस्थित ऑलरेडी जो पहले से लिगेंड है उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और जो लिगेंड और जो धातु आयन के बीच जो बॉन्डिंग है उसमें अगर संकरण का हमें ज्ञान हो, हाइब्रिडेशन पता हो, तो हम जो कार्ब धात्विक यौगिक बने उनकी ज्यामिति भी ज्ञात कर सकते हैं। CH3 4Si टेट्रामिथाइलसिलेन में 4 मैथिल समूह चतुष्फलक के 4 कोणों पर तथा सिलिकॉन परमाणु केंद्र में स्थित होता है। अब बात करते हैं नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, यानी कि अचिरसम्मत बंध युक्त कार्ब धात्विक यौगिकों की। ये ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिनको सामान्य बंध नियमों के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। जनरली हम किसी भी यौगिक को जिन बॉन्डिंग के रूल से समझा सकते हैं उससे हम इनको नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए इनको हम नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें कार्ब धात्विक यौगिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग आता है। इनमें कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अवरोध व धातु के रिक्त कक्षों के मध्य अतिव्यापन तो होता ही है। तो पहला अतिव्यापन किसमें हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप जिसमें लग रहा है उसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड और जो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो पहला तो अतिव्यापन कहाँ हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड और मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, उसके साथ साथ जो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और जो कार्बन के अपूर्ण कक्षक है उनके मध्य भी अतिव्यापन होता है। तो इनमें दो तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। पहली कि जो कार्बनिक समूह जो लगा है जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसके विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अवरोध डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड और जो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स है उनके बीच में। दूसरा धातु के जो फील्ड ऑर्बिटल्स है, जो धातु के जो पूर्ण कक्षक हैं और जो कार्बन के अपूर्ण कक्षक हैं उनके मध्य भी अतिव्यापन होता है। संक्रमण तत्व इस प्रकार के यौगिक प्रतीक बनाते हैं। ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनमें भरे व रिक्त दोनों प्रकार के डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। इनको आगे फिर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के साथ संक्रमण धातु के संकुल। जैसा भी हमने बात की थी कि अचिरसम्मत बंध युक्त कार्ब धात्विक यौगिक सामान्यतः संक्रमण तत्व ही बनाते हैं क्योंकि उनके पास भरे और खाली दोनों प्रकार के डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। अब इनको हम जब दो भागों में बांटते हैं तो पहला भाग वो है जिनमें की जो कार्बनिक समूह जो है वह असंतृप्त है। तो जो असंतृप्त कार्बनिक समूह और ट्रांजिशन मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बने उनका एक वर्ग है। इनमें जो कार्बनिक लिगेंड के जो पाई कक्षक हैं और जो धातु परमाणु के डी या पी कक्षकों के मध्य
अतिव्यापन होता है। तो अतिव्यापन कहाँ हो रहा है कि जो कार्बनिक लिगेंड जो कि असंतृप्त है उसके पाई कक्षक, क्योंकि वो असंतृप्त है तो पाई कक्षक उपलब्ध है, और धातु परमाणु जो है, जो मेटल एटम है, उसके डी या पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन ओवरलैपिंग होती है। इनको भी आगे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सैंडविच यौगिक का। इनकी संरचना सैंडविच के समान होती है। नीचे आप चित्र में देख पाएंगे इनकी संरचना दर्शाई गई है कि दो कार्बनिक समूह के बीच में एक धातुओं का परमाणु लगा हुआ है, और जब वो इसकी संरचना इस प्रकार से है जिस तरह से दो ब्रेड्स है, इसके बीच में कुछ मसाला हो और सैंडविच बना दिया गया हो, तो इनकी संरचना सैंडविच के समान होती है। इनमें दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यह एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र व संक्रमण धातु के डी कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है। ये जो ऊपर चित्र में देख पा रहे हैं कि जो वलय बनी है कार्बन की जो रिंग बनी है, उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र है और जो बीच में मेटल आयन है, जो मेटल का जो एटम है, उसके जो रिक्त डी कक्षक है उनमें अतिव्यापन होता है। धातु परमाणु दोनों वलयों के मध्य में इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि जो दोनों जो मेटल और कार्बन के बॉन्ड की दूरी है वह समान रहती है। संक्रमण धातुओं के संकुल के चक्रीय यौगिकों के साथ बने कार्ब धातु यौगिक इसके अच्छे उदाहरण हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल वलय के साथ संक्रमण धातुओं के बने सैंडविच यौगिकों के कुछ उदाहरण यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। पहले फेरोसिन, निकेलोसिन और रोडोसिन। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, ओलिफेनिक व एसिटिलिनिक यौगिकों की। इस प्रकार के यौगिकों में संक्रमण धातुओं के रिक्त डी कक्षक द्विआबंधों अथवा त्रिआबंधों के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि भरे कक्षक रिक्त एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करते हैं, जैसा कि यह चित्र में दर्शाया गया है। चित्र ए में आप देख पाएंगे कि ओलिफिन के पाई बंध से रिक्त धातु कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉनों का बंध किस तरह से हो रहा है, और चित्र बी में आप देख पा रहे होंगे कि भरे धातु कक्षकों में ओलिफिन के रिक्त कक्षकों की ओर इलेक्ट्रॉन की बैक बॉन्डिंग। अब बात करते हैं सेतु बंध युक्त एल्किल समूह वाले कार्बधात्विक यौगिकों की। डाइमेथिल बेरिलियम बहुलक, डाइएथिल मैग्नीशियम बहुलक, ट्राइएल्किल एल्यूमिनियम द्विलक आदि यौगिक इस श्रेणी में आते हैं। इनमें ब्रिज बॉन्डिंग होती है, जैसे कि यहाँ चित्र में डाइमेथिल बेरिलियम की एक संरचना दर्शाई गई है। एल्किल सेतु बंध वाले यौगिकों में बंध को 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। ये इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण बहुकेंद्रीय बंधन द्वारा स्थायित्व पा जाते हैं। इस बंध को अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर कार्बन परमाणु तथा प्रत्येक धातु परमाणु पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यूज करते हुए MCM बॉन्ड बनाकर समझा सकते हैं कि मेटल कार्बन मेटल का बॉन्ड से इसको हम समझा सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग। सबसे पहले उद्योगों में इसका उपयोग किस तरह से होता है। कार्बधात्विक यौगिकों को एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे टेट्राएथिल लेड। कई अभिक्रियाओं में यह कैटलिस्ट की भांति भी काम में आता है, जैसे अल्कोहल सिंथेसिस में निकल कार्बोनिल कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिकों को सिलिकॉन कहा जाता है। इन सिलिकॉन का उपयोग कॉक ग्रीस के रूप में होता है। सिलिकॉन तेल का प्रयोग उष्मा के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन क्रीम को जलने से बचने हेतु लगाया जाता है। एयरक्राफ्ट के जोड़ों को सील करने के लिए सिलिकॉन रबर को यूज किया जाता है।
विद्युत भागों को कुचालित करने के लिए भी सिलिकॉन रबर का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन रेजिन का उपयोग फिल्म बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन रंग धातुओं पर लंबे समय तक चमकदार रहते हैं, इनकी चमक कम नहीं होती। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो पारे के जो कार्बधातुक यौगिक हैं, यानी कि मरकरी के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, जैसे कि मर्क्यूरोक्रोम, यह रोगाणुनाशक के रूप में काम में आता है। आर्सेनिक के जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स है, जैसे कि आर्सफेनिमिन, इसका उपयोग किया जाता है अफ्रीकी निद्रा रोग में या सिफिलिस नामक बीमारी में। मरकरी हाइड्रीन का उपयोग वर्क की झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में देखें तो एल्किल 3 यौगिकों का उपयोग कवकनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नवजात पौधों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए फेनिल मरकरी के जो डेरिवेटिव्स हैं, उनसे पहले जो सीड्स है, बीज है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर इनको बोया जाता है। इन स्पेसिफाई उपयोग अतिरिक्त टेट्रामेथिलसिलिन का उपयोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टैंडर्ड कंपाउंड के रूप में भी किया जाता है। कई कार्बधातुक यौगिकों द्वारा अलग अलग तरह के कार्बनिक यौगिकों की सिंथेसिस की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं। धन्यवाद।